हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू आर ऑल डूइंग वेल। तो आज हम डिस्कस करेंगे जियोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं और आपके आने वाले एग्जाम्स में भी पूछे जा सकते हैं। तो इन क्वेश्चंस को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको खुद को चेक करना है कि आपके इन क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस सही होंगे व कितने गलत होंगे। तो वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो तो ज़रूर से हमारे चैनल लेट्स प्रिपेयर को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। बात करें हमारे क्वेश्चन नंबर 70 की। द डैश प्रेजेंट इन द सॉइल कंट्रीब्यूट्स टू द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। तो डैश की मृदा में उपस्थिति मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। तो मृदा की उर्वरता को क्या बढ़ाती है? तो ये बढ़ाती है ह्यूमस। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। ह्यूमस जो है वो मृदा में उपस्थिति के कारण मृदा की उर्वरता को बढ़ाती है। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, मृदा की अगर बात कर ली जाए तो मृदा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो मृदा शब्द की उत्पत्ति हुई है सॉइल शब्द से। सॉइल शब्द से। अच्छा, सॉइल शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो सॉइल शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के सोलियम शब्द से। सोलियम शब्द से। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अच्छा, यहाँ से दो तीन क्वेश्चंस और निकलते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? यानी कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ पर है? तो आपको ध्यान रखना है, यह है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में। और यहीं से एक और क्वेश्चन निकल कर आता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस। सॉइल साइंस। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सॉइल साइंस यानी कि भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान का मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये है भोपाल में। मध्य प्रदेश के भोपाल में इसका हेडक्वार्टर स्थित है। इस वाले पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी भारत में बेसिकली बहुत सारी मिट्टियों के प्रकार हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल आपको दे देता हूँ। जैसे जलोढ़ मृदा हो गई जिसको हम एल्यूवियल सॉइल कहते हैं, लाल मिट्टी हो गई रेड सॉइल, काली मिट्टी यानी कि ब्लैक सॉइल, लेटराइट मिट्टी, फिर मरुस्थलीय मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, पीट एवं दलदली मिट्टी, फिर लवणीय और क्षारीय मिट्टी। तो इन सारे पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 71 है। द कोर ऑफ द अर्थ इज रिच इन डैश। तो पृथ्वी का क्रोड यानी कि केंद्र समृद्ध है। तो ये समृद्ध है आयरन तथा निकल से। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। आयरन तथा निकल से जो है वो पृथ्वी का क्रोड समृद्ध है। अच्छा, पृथ्वी का आंतरिक भाग कितने भागों से मिलकर बना है? तो आपको ये बताना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, जैसे हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। यहाँ पर हम रहते हैं यानी कि ये जो है तो पृथ्वी का सरफेस है। तो ये हो गई पृथ्वी का आंतरिक भाग। ये हो गया पृथ्वी का आंतरिक भाग। तो सबसे ऊपर का जो भाग होता है उसको हम कहते हैं क्रस्ट। उसको हम कहते हैं क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी। और जो सेंटर का भाग होता है उसको हम कहते हैं मेंटल। मेंटल। और जो लास्ट वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं कोर। उसको हम कहते हैं कोर। तो सबसे ऊपर क्रस्ट, फिर मेंटल, फिर कोर। तो अगर क्रस्ट की बात कर ली जाए तो क्रस्ट जो है तो किस किस से मिलकर बना होता है? तो ये सिलिका और एल्यूमिनियम से होकर बना हुआ होता है, इसलिए इसको इस वाली परत को हम सियाल कहते हैं। बाकी अगर मेंटल की बात करें तो मेंटल सिलिका और मैग्नीशियम से मिलकर बना हुआ होता है, इसलिए इस वाली परत को हम सीमा भी कहते हैं। सीमा कहते हैं। और ये जो लास्ट वाला होता है, ये वाला अभी इसी क्वेश्चन में पूछा गया था कि पृथ्वी का ये जो क्रोड है यानी कि कोर है वो किससे बना होता है? तो ये बना होता है निकल और आयरन से, यानी कि NiFe। Ni का मतलब होता है निकल और Fe मतलब आयरन। तो इसको हम शॉर्ट में निफे भी कहते हैं। तो अक्सर एग्जाम में ऐसा पूछ लिया जाता है कि सियाल जो है तो किस भाग को कहते हैं, पृथ्वी के किस भाग को सियाल कहते हैं? तो ये क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी के भाग को सियाल कहा जाता है। बाकी सीमा किस भाग को कहा जाता है? तो ये पृथ्वी के मेंटल के भाग को कहा जाता है। और निफे किस भाग को कहा जाता है? तो ये पृथ्वी के कोर यानी कि क्रोड वाले भाग को कहा जाता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आपको अच्छी तरह नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 72 है। ग्रेनाइट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ग्रेनाइट किसका उदाहरण है? तो ये है इग्नियस रॉक का। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, यानी कि आग्नेय चट्टान का यह उदाहरण है। अच्छा, अगर हम बात कर लें चट्टानों की,
अगर हम चट्टानों की बात कर ली जाए तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टानें बेसिकली कितने टाइप की हैं, तो ये 3 टाइप की होती हैं। कौन कौन सी? तो सबसे फर्स्ट होती है आग्नेय चट्टानें, जिसको हम इग्नियस रॉक भी कहते हैं, आग्नेय चट्टानें। सेकंड नंबर पर होती हैं अवसादी चट्टानें, अवसादी चट्टानें जिनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स भी कहते हैं। और थर्ड नंबर पर होती हैं कायांतरित चट्टानें, जिनको हम मेटामॉर्फिक चट्टानें भी कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो ये 3 टाइप की आपको याद रखनी है, 3 टाइप की होती हैं, इग्नियस रॉक्स यानी आग्नेय चट्टानें, फिर अवसादी चट्टानें और कायांतरित चट्टानें। तो अगर हम इग्नियस रॉक यानी कि आग्नेय चट्टानों की बात करें तो आग्नेय चट्टानें कैसे बनती हैं, तो ये लावा और मैग्मा के जमने से बनती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आपको बता दूं, आग्नेय चट्टानों के एग्जाम्पल में आपको बता दूं कि कौन कौन से बेसिकली चट्टानें हैं, तो जैसे हो जाएंगी ग्रेनाइट हो गई, बेसाल्ट, पेग्माटाइट और डायोराइट। तो इन्हीं चट्टानों से ब्लैक सॉइल यानी कि काली मिट्टी, काली मिट्टी इन्हीं चट्टानों से बनती है। किन चट्टानों से? आग्नेय चट्टानों से। और काली मिट्टी की अगर बात करें तो काली मिट्टी किसके लिए बेनिफिशियल होती है, तो ये कपास उत्पादन के लिए बेनिफिशियल होती है। इंडिया में सबसे ज़्यादा उत्पादन कपास का कौन सा स्टेट करता है, तो ये करता है गुजरात। और अगर पूछ लिया जाए कि इंडिया में कपास के लिए सर्वाधिक क्षेत्रफल किस राज्य के पास है, तो ये है महाराष्ट्र के पास। तो इन पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 73 है, नीलगिरीज एंड राजमहल माउंटेन्स आर क्लासिफाइड एज। तो नीलगिरी तथा राजमहल पहाड़ियाँ वर्गीकृत हैं, तो ये वर्गीकृत हैं रेजिडुअल और डिसेक्टेड माउंटेन्स यानी कि अवशेष अथवा पृथकित पहाड़ियाँ। ऑप्शन यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, नीलगिरी पर्वत की बात कर ली जाए तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, हमने बहुत बार क्वेश्चन जो है तो डिस्कस कर लिया है। तो नीलगिरी पर्वत का विस्तार बेसिकली 3 राज्यों में है। कौन कौन से हैं वो? तो वो हो जाएंगे तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। इनको आपको अच्छी तरह नोट रखना है, बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अच्छा, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम बताओ। तो सबसे ऊंची चोटी है इसकी डोडा बेटा चोटी, डोडा बेटा चोटी। तो ये दक्षिण भारत या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सेकंड जो है तो हाईएस्ट पीक है, सेकंड जो है तो हाईएस्ट पीक है। दूसरी सबसे बड़ी चोटी है डोडा बेटा। अगर फर्स्ट की बात कर ली जाए तो फर्स्ट है अनाई मोदी जो है तो फर्स्ट है। अगर अब बात कर ली जाए राजमहल पहाड़ियों की, तो राजमहल पहाड़ियाँ जो है तो कहाँ पर अवस्थित हैं, तो ये राजमहल पहाड़ियाँ जो हैं तो झारखंड स्टेट में अवस्थित है, झारखंड स्टेट में अवस्थित है। तो झारखंड में ये छोटा नागपुर पठार के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है यह। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि ये जो नीलगिरी और राजमहल पहाड़ियाँ वर्गीकृत हैं, तो यहाँ पर पृथकित पहाड़ियाँ कहा गया था। तो ये क्यों इनको कहा गया था, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये जो राजमहल पहाड़ियाँ हैं, तो ये राजमहल पहाड़ियाँ एक शिलांग पठार है मेघालय में है शिलांग पठार। तो शिलांग पठार मेघालय में राजमहल पहाड़ी का ही पूर्व की तरफ निकला हुआ विस्तार है। ये आपको नोट रखना है। यहाँ पर जो है तो बीच में फिर जो है तो सरफेस आ गया है, बाकी ये जो है तो इसी का एक भाग है। शिलांग पठार जो है तो राजमहल पहाड़ी का ही पूर्व की तरफ जो है तो निकला हुआ भाग है। तो इसलिए इनको पृथकित पहाड़ियाँ कहा गया है। तो इन पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 74, क्राकाटोआ एंड फुजियामा आर द एग्जाम्पल्स ऑफ। तो क्राकाटोआ तथा फुजियामा किसके उदाहरण हैं? तो क्राकाटोआ तथा फुजियामा किसके उदाहरण हैं? फुजियामा हमने पिछले ही कुछ एक आधी वीडियो में डिस्कस किया था कि फुजियामा क्या है। यह एक ज्वालामुखी है और कहाँ पर पाया जाता है, तो ये बेसिकली जापान में पाया जाता है। तो फुजियामा और क्राकाटोआ जो है वो किसके उदाहरण है? यह एक डोरमेंट वोल्केनोज के उदाहरण है, यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सुसुप्त ज्वालामुखी के उदाहरण है। तो अगर बात कर ली जाए क्राकाटोआ ज्वालामुखी की, तो ये कहाँ पर पड़ता है? तो ये इंडोनेशिया में देखने को मिलता है, मिलता है। इंडोनेशिया के कुछ द्वीपों पर यह देखने को मिलता है। इंडोनेशिया में एक बार बहुत ही भीषण ज्वालामुखी उद्गार हुआ था। कब हुआ था वो? तो वो हुआ था अगस्त 1883 में, 1883 में ज्वालामुखी उद्गार हुआ था इंडोनेशिया में। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी अगर बात करें फुजियामा की, फुजियामा जो है तो कहाँ पर देखने को मिलता है? तो ये जापान के होंशु द्वीप पर देखने को मिलता है। तो इन पॉइंट्स को भी आपको नोट रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 75 है, द स्टेप लाइक अपीयरेंस ऑफ डेक्कन ट्रैप्स इज ड्यू टू। तो दक्कन फर्श या फिर ट्रैप पर सीढ़ी नुमा आभास का कारण क्या है?
तो ये कारण है डिफरेंशियल कंपोजिशन और वेदरिंग का, यानी कि अवकलन संयोजन और अपक्षयन का। ऑप्शन यहाँ पर सब डी करेक्ट होगा, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट होगा। अच्छा, दक्कन पठार या फिर दक्कन ट्रैप जिसको कहा जाता है, तो यह भारत के कितने राज्यों में फैला हुआ है? तो दक्कन पठार बेसिकली भारत के 3 राज्यों में फैला हुआ है। कौन कौन से वह राज्य हैं? तो वो हो जाएंगे मध्य प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र। तो सबसे ज़्यादा विस्तार इसका महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, इसलिए एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि दक्कन का पठार कहाँ पर है, तो वहाँ पर महाराष्ट्र ही ऑप्शन में दिया जाता है। तो ये सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में ही फैला हुआ है, तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। बाकी बात करें हमारे अगले क्वेश्चन की। बाकी अगर यहाँ पर देख लें, दक्कन ये जो पठार है यह बेसाल्ट चट्टानों से बना हुआ है, ये वाला पॉइंट भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 76। द एंटायर स्केल्टन ऑफ कोरल इज डिस्क्राइब्ड एज, तो प्रवाल के संपूर्ण कंकाल को वर्णित किया गया है, तो ये वर्णित किया गया है कोरेलम से। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 77। द फॉसिल ऑफ आर्कियोप्टेरिक्स वॉज डिस्कवर्ड फ्रॉम, तो आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो सबसे पहले बात कर लेते हैं आर्कियोप्टेरिक्स की। तो आर्कियोप्टेरिक्स को जो है की खोज किसने की थी, यानी कि इसको डिस्कवर किसने किया था? तो आपको याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है। हर्मन वॉन मेयर ने जो है वो इसको डिस्कवर किया था। हर्मन वॉन मेयर ने इसको डिस्कवर किया था। कब किया था डिस्कवर? 1861 में इसको डिस्कवर किया था। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। बाकी यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया है आर्कियोप्टेरिक्स का जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ था, तो ये हुआ था वेवरिक की ज्यूरासिक चट्टानों से, ज्यूरासिक रॉक्स ऑफ वेवेरिया। तो आपके माइंड में एक पॉइंट जो है वो क्लिक करना चाहिए कि ये वेवेरिया ज्यूरासिक रॉक्स कहाँ पर हैं, तो ये हैं जर्मनी में यह पाई जाती हैं। तो इस पॉइंट को भी आपको नोट रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 78। द एलिफास इज, तो एलिफास है, तो एलिफास क्या है? तो यह एक इंडियन एलिफेंट है, भारतीय हाथी है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 79 है। स्ट्रोमेटोलाइट्स आर, तो स्ट्रोमेटोलाइट्स है एक, तो स्ट्रोमेटोलाइट्स क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गे। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ब्लू ग्रीन एल्गे है ये, यानी कि नील हरित शैवाल है। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर हमारा 80 है। डिपॉजिट्स दैट फ्रॉम व्हेन द आइस इन अ ग्लेशियर मेल्ट्स और कॉल्ड, तो जब हिमनद की बर्फ पिघलती है तब बनने वाले निक्षेप स्वरूप कहलाते हैं। तो जब हिमनद की बर्फ पिघलती है तब बनने वाले निक्षेप क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं ड्रिफ्ट, यानी कि अपसरण। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो गाइज यहाँ पर हमने इंडियन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस किया। आई होप वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो जरूर से इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो का एंड करते हैं, मिलेंगे अगली वीडियो में। टिल देन टेक केयर।